हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखिए, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमने सबसे पहले आवेश को स्थिर रखा। जब आवेश रुका हुआ था, वो गति नहीं कर रहा था, तो वहां पे केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तब हमने स्थिर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ा। फिर जब हमने आवेश को गति कराया तो वहां पे क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तब हमने बायो सेवर्ट के नियम से किसी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना की। अब हम क्या करें? अब हम आवेश को गति तो करा रहे, लेकिन कहां पे? किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख के। तो जब कोई आवेश किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या होता है, वही हमको आज पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस का मतलब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? अंदर की तरफ है। हमने इस पे एक आवेश रखा इस चुंबकीय क्षेत्र में Q, और उसको V वेग से गति करा दिया। तो ये देखा गया कि इस आवेश पे एक बल कार्य करने लगा, और उस बल की वैल्यू जो होती है वो होती है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये एक सदिश राशि है, तो इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी। हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम आवेश को कहां गति कराएं? किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख के। मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B। तो ये देखा गया कि इस चुंबकीय क्षेत्र पे एक बल कार्य करने लगा, और वो बल किसके बराबर है? Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मतलब अगर कोई Q आवेश किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति करे तो उस पर एक बल कार्य करेगा जिसकी वैल्यू होगी Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखिए, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, परिमाण की। तो परिमाण किसके बराबर हो जाएगा इसका? Q V B साइन थीटा। देखिए, हमने पढ़ा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किसके बराबर होता है? A B साइन थीटा के बराबर। तो वही चीज यहां पे हो गया, Q V B साइन थीटा। ये हुआ क्या? परिमाण। अगर हमको इस मैग्नेटिक फोर्स का परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम सीधे लगाएंगे Q V B साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको दिखाई दे रहा है क्या? आवेश Q। तो जो चुंबकीय बल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? Q पे। Q का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान ले यहां पे हमने किसी न्यूट्रॉन को रख दिया, ठीक है, न्यूट्रॉन को रखा और V वेग से गति कराया, तो हमसे पूछा बताइए इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स कार्य कर रहा है। तो अगर हम बोले कि ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो जैसे हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो Q रखने पे Fm किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो पार्टिकल यहाँ पे गति कर रहा है, अगर वो उदासीन है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर जो पार्टिकल गति कर रहा है उस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब वो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं करेगा। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है हमको? V। तो अगर हम बोले कि यहां पे हमने ऐसा पार्टिकल रखा है जो गति तो जिस पे आवेश तो है, मतलब हमने मान लिया कि इस पे प्लस चार्ज है, लेकिन हमने इस आवेश को बस यहां जाके रख दिया है, वो गति नहीं कर रहा है, मतलब उसका वेग कितना है? 0 के बराबर है। तो जब वेग 0 के बराबर हुआ, तब फिर से इस फॉर्मूले में V हम क्या रखेंगे? 0। तो हमारा Fm किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, देखिए ऐसा हो क्यों रहा है? एक तो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। दूसरा, जब हम बोल रहे कि कोई आवेश गति कर रहा है तो गतिमान आवेश भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहां 2 चुंबकीय क्षेत्र हो गए, एक वाह्य चुंबकीय क्षेत्र और एक इस आवेश के गति के कारण का चुंबकीय क्षेत्र। तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से टकरा के एक बल उत्पन्न करते हैं, वही बल इस पे लगता है जिसको हम लोग चुंबकीय बल बोल रहे हैं। तो जब हमने उसकी वेलोसिटी कितनी कर दी? 0। वेलोसिटी 0 करने का मतलब ये हुआ कि हाँ, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र तो है, लेकिन ये आवेश गति नहीं करे, तो ये अपना वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे केवल एक ही चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो गया? 0 हो गया। कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर 2 चुंबक है तो 2 चुंबक है, तब तो ये एक दूसरे पे बल लगाएंगे, लेकिन एक ही चुंबक है तो ये किस पे बल लगाएगा? तो वही चीज यहाँ पे भी है। जब हमने वेलोसिटी 0 की तो केवल वाह्य चुंबकीय क्षेत्र बचा,
इस गतिमान आवेश के कारण तो कोई चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, क्योंकि ये रुका हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं किया। तीसरी कंडीशन क्या है कि हम B को 0 कर दें, मतलब हम आवेश को गति तो कराएं लेकिन यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो यहां भी सेम वही चीज हो गया। आप देखिए यहाँ पे वाय चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे केवल गतिमान आवेश के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो एक अकेला चुंबकीय क्षेत्र, उसके कारण भी कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। बी हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब क्या बचा, साइन थीटा। तो हमें पता है कि अगर थीटा कितना हो, 0 अंश या 180 अंश, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो 0 और 180 अंश का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, ये हमारे पास आवेश है, ये गति भी कर रहा है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 अंश। या हमने इसको इस डायरेक्शन में गति करा दिया, तो अब वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो डायरेक्शन को एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इन दोनों के लिए साइन थीटा क्या होता है, 0। तो अगर हमारा जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर, मतलब एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल है मतलब दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, या तो एंटी पैरेलल है मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तब क्या हुआ, थीटा हुआ 0 या 180 अंश। और इस केस में फिर से हमारा एफ एम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो कब कब चुंबकीय बल नहीं लगेगा, पहला केस जब आवेश 0 हो, मतलब हमारा पार्टिकल उदासीन हो, तब उस पर कोई बल नहीं काम करेगा। दूसरा, अगर पार्टिकल हमारा वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, केवल वो गति नहीं कर रहा है, तब उस पर आवेश होने के बाद भी उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। फिर अगर हम बोल रहे कि हमारे पास आवेश भी है, हमने उसको गति भी कराया है, लेकिन कोई वाय चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो बी 0 हुआ, उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो गया। फिर हम बोल रहे हैं उसके पास आवेश भी है, वो गति भी कर रहा है, लेकिन उसके गति की दिशा कैसी है, चुंबकीय क्षेत्र के या तो समांतर है या तो प्रति समांतर, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो इस केस में भी उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0 होगा। इतनी बात आई समझ में। बाकी और सभी केसेस में कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, और वो वैल्यू हम किससे निकालेंगे, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, परिमाण कैसे निकालना है और कब परिमाण 0 होगा, ये सब चीजें हमने सीख ली। अब आते हैं डायरेक्शन पे, मतलब कि इस चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। तो जो दिशा बताया फ्लेमिंग ने बताया, और उन्होंने उसको नाम दिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए, बल निकालना है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो ब से बल और ब से बायां। इसका मतलब बल निकालने के लिए हमको कौन सा हाथ यूज करना है, बायां हाथ यूज करना है। पहली बात तो ये, अभी तक चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम कौन सा, दाहिना हाथ यूज कर रहे थे, लेकिन बल निकालने के लिए बायां। कैसे याद करना है, ब से बल हो गया और ब से बायां हो गया। तो बल निकालने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हम कौन सा हाथ यूज करेंगे, बायां हाथ। कैसे यूज करना है, तो अंगूठा यूज करना है, अंगूठे की पास वाली ये दोनों उंगली, और इन तीनों को इस तरीके से रखना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत, मतलब एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाए। जैसे ये 90 अंश, ये 90 अंश, और ये भी कितना है, 90 अंश। तब ये जो प्रदर्शित करेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, एफ बी आई। अगर हमको क्रम याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे, एफ बी आई। एफ बी आई का मतलब ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है, ये बी किसको प्रदर्शित करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये दूसरी उंगली किसके लिए हो गई, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। आई वैद्युत धारा के लिए होता है, करंट के लिए, तो ये तीसरी उंगली किसके लिए हो गई, करंट के लिए। ठीक है, ये हो गया बल, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया वैद्युत धारा। तो बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या नियम है, एफ बी आई। एफ बी आई का मतलब ये बल की दिशा में, ये बी से मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये आई से मतलब वैद्युत धारा की दिशा में।
चलिए एक बार समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र, अभी हमने इसका मतलब समझा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ। क्रॉस का मतलब अंदर और डॉट का मतलब बाहर। डॉट का मतलब इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब इस तरीके से है अंदर की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई प्लस आवेश रख दिया और उसको इस डायरेक्शन में गति कराया। तो हमसे पूछा कि इस प्लस पे बताइए कि बल किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा रूल क्या है, एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो यहां तो वैद्युत धारा है, लेकिन यहां पे तो हमने आवेश की गति को दे रखा है, वैद्युत धारा तो दिया ही नहीं है। तो हमें पता है जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो किधर होती है, प्लस के गति की दिशा में और माइनस के गति के विपरीत दिशा में। तो अगर हमको आवेश की गति दी गई है तो हम वैद्युत धारा की दिशा बनाएंगे देख के। कैसे कि अगर ये प्लस है तो वैद्युत धारा इसी की दिशा में होगा, माइनस है तो वैद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में होगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वैद्युत धारा में कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो प्लस आवेश के गति की दिशा में और ऋण आवेश के गति के विपरीत दिशा में। तो यहां पे अगर प्लस आगे की तरफ गति कर रहा है तो वैद्युत धारा प्लस आवेश के गति की दिशा में, तो वैद्युत धारा की दिशा भी क्या होगी, आगे की तरफ। अब निकालते हैं अपने बल की दिशा। तो बायां हाथ यूज करना है, इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसको वैद्युत धारा की दिशा में। तो ये हमको बताएगा बल की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ, तो ये गया अंदर की तरफ। वैद्युत धारा बाहर की तरफ है तो ये आया इधर बाहर की तरफ। तो हमारा अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जो इस पे बल लगेगा वो कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। आई बात समझ में। चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं। इस बार माइनस क्यू दे देते हैं और हमसे पूछा कि इस पे लगने वाले बल की दिशा बताइए। तो सबसे पहले वैद्युत धारा की दिशा बताएंगे, क्योंकि हमारे नियम में तो क्या है, एफ बी आई वैद्युत धारा है। तो वैद्युत धारा तो हमको पता है, वैद्युत धारा की दिशा माइनस के गति के विपरीत दिशा में। तो अगर ये माइनस इधर गति कर रहा है तो वैद्युत धारा की दिशा किधर हो जाएगी, इस साइड। तब इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमारी ये उंगली वैद्युत धारा को बताती, जबकि वैद्युत धारा किधर है, पीछे। तो हम इसको घुमा देंगे ऐसे पीछे की तरफ, तो अंगूठा किधर आया, नीचे की तरफ। इसका मतलब इस पे जो बल लगेगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है। चलिए अब एक दो एग्जांपल आप लोग अपने से ट्राई करिए। डॉट, डॉट का मतलब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, बाहर की तरफ। ठीक है। माइनस आवेश रखा, इधर v वेग से गति कराया, ये भी डॉट। प्लस रखा, इधर v वेग से गति कराया, ये भी डॉट। एक न्यूट्रॉन उदासीन रखा और इधर वेग से गति कराया। हमको बल की दिशा बतानी है। ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। दिशा बल के लिए बायां हाथ, ठीक है, इस तरीके से एफ बी आई, मतलब इसको हमको चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, इसको वैद्युत धारा की दिशा में, तभी हमको बल की दिशा अपने आप बताएगा। तो सबसे पहले तो हम वैद्युत धारा की दिशा बना लें। तो देखिए ये v है, आगे की तरफ v वेग से गति करा, ये माइनस है, तो वैद्युत धारा माइनस के विपरीत दिशा, मतलब वैद्युत धारा की दिशा ये होगी। ये प्लस है, आगे की तरफ गति कर रहा है, तो वैद्युत धारा प्लस की गति की दिशा में, तो ये हो गया गति की दिशा इसका। अब ये तो उदासीन है, तो हमने पढ़ा था कि उदासीन पे कोई बल कार्य करता ही नहीं है, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो जब 0 रखेंगे तो ये F किसके बराबर आया था, 0। तो यहाँ तो हमको कोई बल का डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि लगने वाला बल कितना है, 0 है। इन दोनों की बात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर। तो ये हमको बताता है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको हम किधर डायरेक्ट करेंगे, बाहर के साइड। ये होता है वैद्युत धारा की दिशा, तो वैद्युत धारा हमारा इसी दिशा में है, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया वैद्युत धारा। तो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा अभी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। इस वाले को देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, लेकिन वैद्युत धारा किधर है, इस दिशा में। तो इसको हम ऐसे करेंगे,
तो ये देखिए वैद्युत धारा हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर हो गया, तो अंगूठा किधर है, नीचे की तरफ, तो इस पे जो फोर्स काम करेगा वो कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बल और बल से बायां, ठीक है। तो जब भी बल निकालना है तो बाएं हाथ का नियम, क्या नियम है, FBI। इसको हम रखेंगे B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसको रखेंगे I मतलब करंट की दिशा में, तो ये अपने आप हमको किसका डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फोर्स का। कभी कभी क्या होगा कि हमको चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट नहीं दिया होगा, जैसे मान लीजिए हमको कुछ इस तरीके से दिया कि कोई अनंत विस्तार का एक तार है जिसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। हमने यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज रखा, यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज रखा, दोनों ऊपर की ओर V वेग से गति कर रहे हैं। तो हमको ये बताना है कि इस पे कोई चुंबकीय बल लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। दो चीज बताना है, पहला कि इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा भी कि नहीं लगेगा, और अगर लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ट्राई करिए। देखिए हमको क्या चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए, QVB, तो ठीक है हमारे पास Q है, V भी है। क्या यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, पहले तो हमको ये सोचना है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा किसके कारण, इस धारावाही चालक तार के कारण। हमने इसके पहले पढ़ा है, बायो सेवर्ट ने बताया था इस धारावाही चालक तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये हम लोगों ने निकाला था। तो देखते हैं पहले तो डायरेक्शन, हमको तो अभी केवल इससे मतलब है कि बल लगेगा कि नहीं और उसका डायरेक्शन क्या हो, मैग्नीट्यूड तो निकालना नहीं, तो केवल डायरेक्शन देख लेते। तो डायरेक्शन कैसे निकालते थे, किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का दाहिना हाथ यूज करते थे, अंगूठे को वैद्युत धारा की दिशा में, तब जब यहाँ पे उंगलियों को मुड़े तो उंगलियां कहाँ गई, अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, अंदर की तरफ। यहाँ की बात करें तो उंगली किधर मुड़ रही है, बाहर की तरफ, इसका मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, बाहर की तरफ। अब हमारे पास V भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी पता है और Q भी पता है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किस दिशा में लगेगा, तो फिर से बायां हाथ, बल के लिए बायां हाथ, तो ये किधर रखना है, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, प्लस आवेश है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो वैद्युत धारा भी ऊपर की तरफ, तो ये हो गया ऊपर की तरफ। अंगूठा किधर आया, इस साइड में, इसका मतलब इस पे बल किधर लगेगा, इस साइड में। यहां बात करते हैं, यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र के लिए बाहर। आवेश किधर गति कर रहा है, ऊपर, तो इसको हम किधर ले जाएंगे, ऊपर। देखिए कुछ इस तरीके से, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, इसको जब हम ऊपर करेंगे इस तरीके से, तो अंगूठा किधर जा रहा है, उस साइड, तब इस पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। तो कभी कभी हमको इस तरीके से दे रखा होगा, तो हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई वाय मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं, तो हाँ बनेगा, किसके कारण, इस धारावाही चालक तार के कारण। ठीक है, चलिए एक सवाल इसका और करते हैं हम लोग। हमको दे रखा है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर है डायरेक्शन, ठीक, और 3 पार्टिकल का गति दे रखा है कि एक पार्टिकल इस तरीके से, दूसरा पार्टिकल इस तरीके से, और तीसरा पार्टिकल इस तरीके से, A, B और C। हमको ये बताना है कि A, B, C में से कौन सा धन आवेशित है, कौन सा ऋण आवेशित है, और कौन सा कौन सा उदासीन है, मतलब किसी पे उस पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए कोशिश करिए कैसे निकलेगा। चलिए अच्छा देखते हैं। देखिए इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब इस पे कोई बल नहीं काम कर रहा है। और बल कब नहीं काम करता है, F बराबर QVB साइन थीटा। तो जब बल जीरो कब होता है, जब वेग जीरो हो, तो वेग तो जीरो है ही नहीं, वो आगे की तरफ गति कर रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र जीरो, तो चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो नहीं है, वो भी दे रखा है। या हमने देखा था जब थीटा क्या हो, मतलब 0 और 180, मतलब V और B के बीच का कोण। तो ये देखिए आगे की तरफ गति कर रहा है ऐसे,
और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ। ये आगे की तरफ गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ। तो ये तो 90 अंश के कोण पे हुआ ना, 0 हुआ, नो 180, मतलब ये भी 0 नहीं हुआ। तो बचा केवल ये, इसमें फोर्स नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब इसमें केवल एक ही केस है कि Q किसके बराबर, 0। Q 0 होने का मतलब कि ये पार्टिकल कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। आई बात समझ में। देखिए इसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब इस पे कोई बल काम नहीं कर रहा है, बल 0 है। तो बल कब कब 0 हो सकता है, या तो Q 0 हो, या तो V 0 हो, या तो B 0 हो, या तो थीटा क्या हो, 0 या 180 अंश। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये पार्टिकल आगे की तरफ गति कर रही है, इस तरीके से एरो बना रखा है। तो V तो 0 है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है, वो भी 0 नहीं है। एंगल हमने देख लिया, ये आगे की तरफ गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो बीच का एंगल तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब थीटा भी 0 और 180 अंश नहीं है। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बची कि ये Q किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो अगर Q 0 है, इसका मतलब हमारा ये पार्टिकल कैसा हो गया, उदासीन हो गया। B के लिए देखते हैं। तो देखिए B के लिए अगर ये एक सर्कल है, तो अगर हमसे पूछे कि इस पे बल किधर लग रहा है, तो इस सर्कल को हम पूरा इस तरीके से बना दें। अगर ये जो छूटा हुआ है, तो इसका जो सेंटर होगा उधर ही बल लगेगा। जैसे इस पे इधर बल लगेगा और इस पे इधर की ओर बल लगेगा। तो अब वही अपना बायां हाथ यूज करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र देखिए किधर है, अंदर की तरफ है। बल हम बोल रहे हैं इसके सेंटर की ओर, तो बल किधर है, सेंटर। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल सेंटर। तो ये वैद्युत धारा की दिशा है, वैद्युत धारा किधर है, ऊपर की तरफ है। तो देखिए वैद्युत धारा भी ऊपर आया और इसकी गति भी किधर है, ये एरो किधर बन रहा है, ऊपर की तरफ। तो दोनों एक ही दिशा में हो गए, वैद्युत धारा भी और ये वाला पार्टिकल भी। तो कौन एक ही दिशा में होता है, वैद्युत धारा और धनावेशित कण। इसका मतलब जो B होगा वो क्या होगा, धनावेशित होगा। आई बात समझ। सबसे पहले हमने यहाँ पे बल की दिशा निकाली, बल ये जो सर्कल बना है इसके सेंटर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर था, ये हो गया बल की दिशा। तो वैद्युत धारा किधर होना चाहिए था, ऊपर। ये आवेश की गति भी किधर है, ऊपर। मतलब वैद्युत धारा और ये आवेश की गति एक ही है। और ऐसा कब होता है, जब ये हमारा कैसा हो, पार्टिकल धनावेशित होता है। ये अभी हम लोगों ने सीखा है कुछ देर पहले। यहां पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल किधर हो गया, सेंटर की तरफ। तो वैद्युत धारा किधर है, नीचे। आवेश गति कर रहा है ऊपर, वैद्युत धारा किधर, नीचे। तो वैद्युत धारा और आवेश की गति की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ऐसा कब होगा, जब हमारा आवेश कैसा हो, ऋण आवेश हो। तो C क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो कुछ इस तरीके से ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने परिमाण निकालना भी सीख लिया और दिशा निकालना भी सीख लिया। कुछ और बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। देखिए हमने वेक्टर्स में पढ़ा कि R वेक्टर अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बराबर है, तो जो R होता है वो A के भी लंबवत होता है और B के भी लंबवत होता है। देखिए कैसे, अगर हम बोले A वेक्टर क्या है, I कैप, B वेक्टर क्या है, J कैप, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर आएगा, K कैप। तो ये क्या होता है, I कैप, ये J कैप और ये K कैप ऐसे बना, लेकिन ये K कैप है कैसे, इस तरीके से। तो देखिए K कैप I कैप के भी लंबवत है और J कैप के भी लंबवत है। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के लंबवत होता है। तो वही रूल हम यहाँ भी लगाएंगे। देखिए ये बल क्या है, V और B के क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स होगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी B के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसके वेग के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हम बताना क्यों चाह रहे हैं, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt। ये क्या होता है, विस्थापन, और ये क्या होता है, समय। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये विस्थापन के भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो विस्थापन के लंबवत होने से होगा क्या, तो देखिए क्या होगा, कार्य हम लोगों ने निकालना सीखा है, कार्य बराबर Fs cos थीटा। थीटा क्या होता था, बल और विस्थापन के बीच का कोण।
अगर हम थीटा रख दे कितना 90, तो W किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो वही चीज यहां भी हो रहा है, ये जो बल है ये विस्थापन के लंबवत है, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है उसके साथ। इसका मतलब चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। आई बात समझ में, चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। ये हमने यहां से देख लिया क्यों शून्य हुआ है, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तब जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। और इससे हमको क्या पता चल रहा है, तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वो किसके बराबर होता है, W बराबर डेल्टा के। तो अगर W 0 है तो डेल्टा के भी किसके बराबर, 0 के बराबर। डेल्टा के क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, किसके बराबर, 0 के। तो के फाइनल किसके बराबर, के इनिशियल, मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर। ऐसा कब होगा, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर बराबर हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। मतलब जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग एक दूसरे के बराबर होंगे तभी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो अगर वर्क डन 0 है तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब उसके चाल में चाल का मतलब क्या हुआ, स्पीड, जो कि केवल परिमाण बताएगा, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ध्यान से समझिएगा, हमने ये देखा कि चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0। क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है। फिर हमने बोला कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या था, W बराबर डेल्टा के। तो अगर W 0 हुआ तो डेल्टा के भी 0 हो गया, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो गया। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारा वेग अंतिम वाला और प्रारंभिक वाला एक दूसरे के बराबर हो, मतलब उसके चाल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ध्यान दीजिएगा, ये हमने चाल लिखा है, वेग नहीं लिखा है, ठीक है। चुंबकीय बल चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, तो बदलेगा क्या ये, तो ये बदलेगा गति की दिशा को, ठीक है। ये स्पीड को नहीं घटाएगा बढ़ाएगा, ये केवल उसके दिशा को बदल देगा। जैसे अगर वो इस तरीके से गति कर रहा है तो हो सकता है इस तरीके से कर दे, फिर इस तरीके से घुमा दे। तो वो चाल को नहीं घटा बढ़ा रहा है, वो केवल गति की दिशा को बदल रहा है। तो उसका चाल नियत है, हम बोल सकते हैं वेग बदल रहा है। वेग क्यों बदल रहा है, क्योंकि वेग दो तरीके से बदल सकता है, या तो परिमाण या तो दिशा या तो दोनों। तो ठीक है, परिमाण तो नहीं बदला लेकिन दिशा तो बदल रही है, इसलिए वेग तो बदलेगा। मतलब गति की दिशा बदल रही है लेकिन चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। दो बातें याद रखनी है, चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, चुंबकीय बल चाल को नहीं घटाएगा बढ़ाएगा, वो केवल गति की क्या करेगा, दिशा को बदल देगा। ठीक है, तो ये दो बातें आप नोट्स में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक कुछ सवाल लगाते हैं और जो कॉन्सेप्ट में थोड़े डाउट रह गए वो भी क्लियर करते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और एक वेक्टर फॉर्म में क्या है, वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखते हैं किस तरीके के सवाल पूछ सकता है। देखिए सबसे आसान सवाल क्या देगा, हमको सारी वैल्यू दे देगी कि Q है 2 माइक्रोकूलाम, V है 2 मीटर प्रति सेकेंड, B है 10 टेस्ला और थीटा है 30 अंश। तो बोला फोर्स निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो F बराबर Q माइक्रोकूलाम में है तो इसको कूलाम में बदलेंगे, V B साइन 30 अंश, बस इसको हल कर दीजिए। तो 2 गुणे 10 के खाते -6, 2 गुणे 10 साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये कितना है 2 × 10⁻⁵
-6 था +1, तो कितना हो गया 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, तो ये तो हो गया आसान सवाल। इसको थोड़ा मुश्किल करना होता तो क्या करता, तब हमसे बोल देता कि मान लीजिए एक अनंत विस्तार का कोई धारावाही चालक तार है, इसमें 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 2 सेंटीमीटर दूर एक 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है जो 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो इस पे लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सोचिए कैसे होगा। फॉर्मूला क्या है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। Q दिया है, V दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिया है, उसके बदले हमको वैद्युत धारा दिया। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डायरेक्शन निकालने के लिए इस तरीके का एग्जाम्पल लिया था। तो सबसे पहले सोचना क्या यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो हाँ होगा, इस धारावाही चालक तार के कारण। तो हमको क्या क्या चाहिए, एक तो उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चाहिए और दूसरा वो डायरेक्शन चाहिए, तभी तो हम V और B के बीच का कोण निकालेंगे। तो देखिए डायरेक्शन किधर होगा, दाएं हाथ के नियम से, ये धारा वैद्युत धारा की दिशा में अंगूठा, तो ये अंगूठा, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की तरफ। तो ये हमको B का डायरेक्शन मिल गया, किधर, अंदर की तरफ। तो देखिए B अंदर की तरफ है और गति किधर कर रहा है, वो ऊपर की तरफ। तो थीटा क्या होता है, V और B के बीच का कोण, तो V ऊपर B अंदर ऐसे, तो बीच का कोण थीटा क्या हो गया, 90। चलिए थीटा मिल गया। अभी भी हमको इसका परिमाण चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, किसके बराबर होता है, म्यू नॉट, B किसके बराबर निकला था, म्यू नॉट अपॉन 2πI/A। ये बायो सेवर्ट के नियम में और धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वाला जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, 4π × 10⁻⁷ 2π, I कितना है, तो I है 10 एम्पियर, A ये होती है दूरी, है सेंटीमीटर में दिया, तो इसको किस में बदलेंगे, मीटर में। तो 2 × 10⁻⁻2, 1 सेंटीमीटर में 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो क्या क्या कटेगा, पाई से पाई, 2 दूनी 4, तो ये 4 कट जाएगा। तो ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, तो 1 और 2 जुड़ के 3 होगा, और वो इसमें से माइनस होगा, तो 10⁻⁻4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। अब सारे वैल्यू हो गए हमारे पास। F बराबर Q कितना है, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6। वेग कितना दिया है, 2, तो 2। चुंबकीय क्षेत्र हमने कितना निकाला, 10⁻⁻4, और थीटा 90 था, तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। बस हल कर दीजिए, चुंबकीय बल मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अभी तक हमको सारी चीजें दी रखी, ये वाले फॉर्मूले तो हमने देख लिए, इस फॉर्मूले पे यही 2 केस बनेंगे। अब थोड़ा इस वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, F बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये फॉर्मूला कब लगाएगा, जब हमको मान लीजिए आवेश दे इस तरीके से कि चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, वेलोसिटी है 2I कैप प्लस 3J कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं 4I कैप प्लस 3J कैप। और हमसे बोला कि चुंबकीय बल निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो F वेक्टर बराबर Q कितना है, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6। V वेक्टर, तो V वेक्टर कितना है, 2I कैप प्लस 3J कैप, क्रॉस B वेक्टर 4I कैप प्लस 3J कैप। तो ये 2 सदिशों का सदिश गुणनफल हो गया। ये आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो कैसे करते हैं, 2 × 10⁻⁻6 I कैप क्रॉस I कैप किसके बराबर होता है, 0 के। J कैप क्रॉस J कैप किसके बराबर होता है, 0 के।
तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0 के बराबर हो जाएगा, हाँ ये वाला बचेगा, तो 2 × 6 आई कैप क्रॉस जे कैप। वैसे 3 × 12 जे कैप क्रॉस आई कैप, और जे कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना आएगा 2 × 10 के घाते -6। 6 आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होता है, के कैप के बराबर होता है, तो ये क्या हो गया के कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप, हमने डायरेक्शन बदल दिया, तो डायरेक्शन बदलेंगे तो ये किस में चला जाएगा माइनस में, तो ये माइनस के कैप होगा, तो ये हो जाएगा -12 के कैप। तो ये कितना आएगा 6 में से 12 घटा तो 6, फिर उस 6 का इसमें गुणा करेंगे तो -12, तो -12 × 10 के घाते -6, या यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं माइनस के कैप। ये माइनस के कैप डायरेक्शन बता रहा है। देखिए क्या लिखेंगे 2 × 10 के घाते -6, और यहाँ से कितना आया गुणे 6 में से 12 घटाएंगे तो -6 के कैप। तो इस 6 का तो इसमें हमने गुणा किया, इसको लिखा 12 × 10 के घाते -6, माइनस को के कैप के साथ रहने दिया, तो माइनस हमको डायरेक्शन बता रहा है। अगर हमने ये डायरेक्शन, ये है के कैप, ये प्लस है, तो माइनस के कैप किधर होगा अंदर की तरफ, ये प्लस के कैप और ये अंदर की तरफ माइनस के कैप। तो कुछ इस तरीके से वेक्टर वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए इसी फॉर्मूले पे अगर सवाल को थोड़ा घुमाना होता है तो वो क्या करता है कि वो ये सारी वैल्यू दे देगा हमको, f की वैल्यू दे देगा, q दे देगा, b वेक्टर दे देगा और v पूछ लेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि f वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। Q दे दिया मान लेते हैं 10 के घाते -10 कूलाम। वेक्टर भी दे दिया 4k कैप टेस्ला, और हमसे बोला कि ये जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है। तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी निकालिए। ठीक है, क्या बोला सवाल कि कोई 10 के घाते -10 कूलाम का चार्ज 4k कैप टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगा रहा है कितना 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। तो उसके वेग की गणना कीजिए। v वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे सोचिए। देखिए क्या करना है, जब ऐसा सवाल दिया रहेगा, वेग तो नहीं दिया है लेकिन हमें एक चीज दिया है कि वो किस प्लेन में गति कर रहा है, एक्स और वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स अक्ष में भी गति कर रहा है और वाई अक्ष में भी गति कर रहा है। तो एक्स में उसकी गति मान लेते हैं कितनी वी एक्स, और वाई में मान लेते हैं कितनी वी वाई। तो जब हम वेक्टर वी लिखते थे, अगर आपको याद हो तो कैसे लिखते थे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। 11th में हम लोगों ने ये पढ़ा है सदिश लिखने का तरीका। ठीक है, तो बस यही वेग हम लोग मान के इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। एफ वेक्टर किसके बराबर है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻⁻10 बराबर q 10⁻⁻10। v वेक्टर हमने माना है कितना vx i कैप प्लस vy j कैप क्रॉस b वेक्टर कितना है 4k कैप। तो हल करते हैं इसको, देखिए 10⁻⁻10 से ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3i कैप प्लस 4j कैप बराबर, इस k कैप का i कैप में क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब i कैप क्रॉस k कैप। तो किसके बराबर आएगा, देखिए k कैप क्रॉस i कैप बराबर होता है j कैप के। तो यहां पे हम क्रम उल्टा करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा -j कैप के। ठीक है, तो जब यहां पे i कैप क्रॉस k कैप करेंगे तो किस में आएगा -j कैप में आएगा। तो ये कितना जाएगा -vx j कैप। यही तो होगा, देखिए
ये 4 भी है तो माइनस 4 वी एक्स जे कैप। देखिए इसमें इसका गुणा करें तो क्या आएगा, वी एक्स इंटू 4 और आई कैप क्रॉस के कैप। तो हम बोल रहे हैं आई क्रॉस के क्रॉस आई कैप किसके बराबर होता है, जे कैप के बराबर होता है। तो अगर हम एक क्रम उल्टा करें तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जे कैप के। तो वही लिखा है माइनस 4 वी एक्स और ये किसके बराबर हो गया, जे कैप के। फिर यहाँ पे गुणा करते हैं तो प्लस 4 वी आई जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होता है, आई कैप के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, आई कैप के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको नहीं आता है तो एक बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए सदिश आपको आना चाहिए, बिना उसके आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, बस कंपेयर करा देना आई कैप वाले को आई कैप के साथ और जे कैप वाले को जे कैप के साथ। मतलब ये जो आई कैप है ये कितना है, 4 वी वाई, ये यहाँ वाले आई कैप के बराबर होगा। मतलब किसके बराबर होगा, 3 के। तो वी वाई किसके बराबर है, 3 डिवाइडेड बाई 4। वैसे जे कैप वाले को कंपेयर कराना है तो माइनस 4 वी एक्स किसके बराबर है, 4 के। तो 4 से 4 कट गया, वी एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस 1। तो हमारी वेलोसिटी हमने कितनी मानी थी, वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वी एक्स कितना है, माइनस 1, तो माइनस आई कैप प्लस वी वाई कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 जे कैप। यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जब भी हमको वेलोसिटी निकालना है तो वो इस तरीके से दे रखा होगा कि वो कैसे गति कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसका इक्वेशन यहां से निकाल लेंगे। जब वो बोला एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है तो एक कंपोनेंट x के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट y के डायरेक्शन में। तो वेक्टर v किसके बराबर हो गया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू रखा और कंपेयर करा के वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकाल ली। एक मिनट, वी एक्स कितना आया था, माइनस 4 वी एक्स बराबर किसके था, एक मिनट, ये क्या, एक बार वैल्यू फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए आई कैप के साथ क्या है, 4 वी वाई, और यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है, 3, तो वी वाई बराबर 3/4। ठीक है, और आई कैप हो गया। अब जे कैप के साथ, जे कैप के साथ क्या है, माइनस 4 वी एक्स, और यहाँ पे क्या है, प्लस 4। ठीक है, वी एक्स बराबर माइनस 1। ठीक, नोट कर लिए। चलिए एक और लास्ट सवाल देखते हैं। हमसे बोला गया कि कोई क्यू आवेश का एक पार्टिकल है, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू है वो दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, कोई क्यू आवेश है जो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। फिर क्या बोला कि उस पे जो लगने वाला त्वरण है वो है एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। हमसे क्या बोला कि कोई आवेश है वो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप के चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर लगने वाला जो त्वरण है वो कितना है, एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। सोचिए कैसे होगा। देखिए कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, वेग के भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी होता है। अगर बल की दिशा इसके दिशा के लंबवत है तो त्वरण की दिशा क्या होगी। हमने पढ़ा है कि जो त्वरण की दिशा होती है वो बल के दिशा में होती है। तो अगर बल इसके लंबवत है इसका मतलब त्वरण भी क्या होगा, इसके लंबवत होगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर, ए बी कॉस थीटा।
और जब ये लंबवत होते थे तो हम थीटा किसके बराबर रखते थे 90, तो ये किसके बराबर हो जाता था 0। तो दो लंबवत सदिशों का जो गुणनफल आता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ लगाना है। देखिए ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट कि जो फोर्स होता है वो इन दोनों के लंबवत होता है। और ये हमारा क्लास 11 से आ गया वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से सवाल को मिक्स करके दिया जाता है। तो ठीक है, हम लोगों को पता चल गया कि ठीक है ये दोनों लंबवत होंगे एक दूसरे के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट xi कैप प्लस 3j कैप किसके बराबर आना चाहिए 0। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है i डॉट i 1 के बराबर, j डॉट j भी 1 के बराबर, बाकी i डॉट j करेंगे तो 0, j डॉट i करेंगे भी तो 0। तो ये कितना आएगा 3x और ये कितना आएगा प्लस 12 किसके बराबर 0 के बराबर। ठीक है, ये 3x और इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा -12/3 बराबर -4। तो मिल गया ये वेक्टर कितना -4i कैप प्लस 3j कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से इन सवालों को हल करना है। तो इतने सवाल करने के बाद हमको लगता है कि आपको परिमाण निकालने में और दिशा निकालने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।